नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और आज से आपका स्टार्ट कर देते हैं जीव विज्ञान और स्टार्ट करेंगे प्राणी जगत से। तो ये भाग 1 रहेगा, भाग 2 में भी 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसमें भी 10 क्वेश्चन आपके। तो जीव विज्ञान को शुरू करेंगे, उसके बाद आपका भौतिक विज्ञान और उसके बाद रसायन विज्ञान स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि आपका जो फॉरेस्टर का पेपर है, आपका ये मार्च के आसपास होने की उम्मीद है। हालांकि प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से चलते हैं फिर, ठीक है ना। इसे कंप्लीट कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा भोज्य पदार्थ तने का रूपांतरण है, मतलब एक क्या आपका स्टेम है। तो देखो, सलजम की अगर बात करें ये रूट है, मतलब जड़ है। गाजर की बात करें ये भी जड़ है। शकरकंद है ये भी जड़ है। आलू जो है आपका वो तने का भाग होता है, तने का रूपांतरण होता है। तो देखो लिखा हुआ है, तना पौधे का वायवीय भाग होता है जो से क्या देता है, संतुलन वगैरह प्रदान करता है। अंकुरित बीज के भ्रूण के पंखुड़ी से विकसित होता है। इसमें गांठ और पोरियां होती हैं, नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं आपके। जहाँ गांठ व क्षेत्र होता है जहाँ से पत्तियां उत्पन्न होती हैं, इंटरनोड्स, और पोरियां दो गांठ के बीच का क्षेत्र होता है। तने का रूपांतरण कुछ पौधों में भोजन के भंडारण, सहारा, सुरक्षा और वनस्पति प्रसार के लिए कार्य करने के लिए तने रूपांतरित हो जाते हैं। अब अगर बात करें आलू की, तो आलू कंद आलू का एक रूपांतरित तना या खाने योग्य भाग होता है। खाने योग्य तना बोल सकते हैं आपका, एडिबल के आपका बोल सकते हैं स्टेम है। तना हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। वह विभिन्न प्रकार के कार्यों जैसे भोजन के भंडार, प्रवेश, अंगों आदि के कार्य को करने के लिए रूपांतरित होते रहते हैं। तनों के विभिन्न रूपांतरण होते हैं जैसे कंद, स्टोलन, बल्ब, कॉर्म और प्रकंद। कंद तने का एक मोटा भूमिगत भाग होता है। इसमें कलियां होती हैं जो वानस्पतिक प्रवर्धन के माध्यम से एक नया पौधा उत्पन्न कर सकती हैं। एक कंद में बड़ी मात्रा में खाद्य स्टार्च होता है। आलू में भी काफ़ी मात्रा में आपका क्या देखने को मिलता है, स्टार्च देखने को मिलता है। एक प्रकार का कंद ही तो है आलू, जिसका उपयोग भोजन के रूप में किया जा सकता है। स्टार्च एक प्रकार का आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, पोटैटो प्लांट की अगर बात करें, ये आपको फ्रूट्स दिख रहे होंगे यहाँ पे लगे हुए, पर याद रखना इसका जो फ्रूट होता है वो खाने योग्य नहीं होता, फ्लावर होता है, ठीक है ना। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटरल स्टेम है, ये वाली जो दिख रही है आपकी लेटरल स्टेम कहा जाता है, ये मेन स्टेम है। और इसी से कनेक्टेड होती है आपकी अंडरग्राउंड स्टेम, जिस पे उगता है आपका क्या, आपका आलू। ये लिखा हो मदर ट्यूबर, और उसी से कनेक्टेड हो जाते हैं आपके कई सारे, ये रूट्स हैं, रूट्स अलग होते हैं, ये याद रखना, रूट्स अलग होते हैं और ट्यूबर अलग बनने लग जाते हैं आपके। ट्यूबर, क्लियर बात समझें, ट्यूबर मतलब आलू। और ये किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, स्टॉलन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिंजर इज अ मोडिफाइड, तो ये मोडिफाइड क्या होता है आपका, ये भी स्टेम ही है। क्लियर बात समझ में, ये पता लग जाएगा आपको नोट्स से, और जो आपके इंटरनोड्स होते हैं वही कनेक्टेड होता है आपके स्टेम से, ठीक है ना। तो दोनों याद रखना, चाहे वो आलू हो चाहे वो आपका कौन सा बोल सकते हैं आपका अदरक हो, दोनों के आपके तने। अब देख लीजिए, अगर बात की जाए रूट सिस्टम की, तो दो तरीके की रूट्स आपको देखने, एक टैप रूट होती है आपकी, जो सिंगल बोल सकते हैं, एक मेन ब्रांच जो बोल सकते हैं। उसमें एक क्या मेन जो आपकी क्या होती है रूट होती है, वो पता लग जाती है। जैसे इसमें आपको दिख रही होगी मेन रूट ये वाली है, इसमें ये वाली है, ये मेन रूट है, ये मेन रूट है। गाजर सलजम सारा इसी का भाग आता है आपका, ठीक है ना। फाइब्रस रूट में होता है कि एक मेन रूट नहीं होती, कई सारी क्या होती हैं रूट्स होती हैं, गुच्छा सा होता है। और जो आपकी मेन रूट्स या टैप रूट जो होती है आपकी, वो डाइकोट्स में आपको देखने को मिलता है, जो आपके द्विबीजपत्री होते हैं। और जो फाइब्रस रूट होते हैं वो आपके मोनोकोट्स में देखने को मिलता है, एक बीजपत्री में, ये आपने याद रखना है। निम्नलिखित से किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल के रूप में जाना जाता है। तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं अपने साथ लेके जाते हैं इसे, ये क्लोरेला, क्लोरेला, ठीक है ना। तो क्लोरेला को अंतरिक्ष शैवाल के रूप में भी जाना जाता है। यह अंतरिक्ष में मनुष्यों के लिए भोजन का अच्छा स्रोत है, क्योंकि इसमें उच्च स्तर पर आयरन, विटामिन और अमीनो अम्ल पाया जाता है, मतलब प्रोटीन का अच्छा स्रोत पाया जाता है। यह सूर्य के प्रकाश, खनिज और पानी की उपस्थिति में आसानी से बढ़ता है। क्लोरेला विभाजन क्लोरोफाइट से संबंधित एकल कोशिकीय वाले हरे शैवाल की 13 प्रजातियों का एक प्रकार है। एकल कोशिकीय मतलब जो तो आपका क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं मोनोसेल जो होती है, जिन्हें बोला जाता है आपका क्या, प्रोक्रियोट्स, ठीक है ना। कोशिकाएं आकार में गोलाकार होती हैं, लगभग 2 से प्रोक्रियोट्स बोलते हैं क्या, प्रोक्रियोट्स नहीं, प्रोक्रियोट्स नहीं, सिंगल सेल्ड होती हैं आपकी, ये बोल सकते हैं। प्रोक्रियोट्स में तो क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकेरियोट्स में आपका प्रेजेंट होता है। कोशिकाएं आकार में गोलाकार होती हैं, लगभग 2 से 10 माइक्रोन व्यास में, और फ्लैजेला के बिना होती हैं। याद रखना, फ्लैजेला नहीं होता, फ्लैजेला ज़्यादातर आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, या ह्यूमन बॉडी में अगर देखा जाए तो स्पर्म्स में देखने को मिलता है आपको। क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल है जो एक बड़े पोषक तत्वों को लपेटता है, क्योंकि यह कई विटामिन, खनिजों और ऑक्सीकरण रोधी का एक अच्छा स्रोत है। नॉस्टॉक की अगर बात करें तो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है ना, जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ये आपने याद रखना, क्योंकि इसमें वास्तविक नाभिक और अन्य यूकैरियोटिक लक्षणों का अभाव होता है, नाभिक प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस। इसे साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक को साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल कहते हैं, याद रखना। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इसका नाम नील हरित शैवाल है, बोल सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी है, वैसे इसे साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। नॉस्टॉक को करता क्या है भाई, जो आपका क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसमें मदद करता है, ठीक है। नाइट्रोजन को उसके नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल देता है।
तो नॉस्टॉक का मुख्य कार्य हेट्रोसिस्ट नामक विशेष कोशिकाओं की मदद से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करना है। याद रखना, जो वायुमंडल में मौजूद जो नाइट्रोजन होती है उसे हम सीधे क्या नहीं कर सकते, सीधे तौर पर नहीं ले सकते, उसका नाइट्राइट या नाइट्रेट में चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो वो कर सकते हैं आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, और फिर उल्टा नाइट्राइट या नाइट्रेट्स को अगर नाइट्रोजन में बदलना है तो उसके लिए आते हैं आपके कौन से, डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। एक आता है एस्टेबुलेरिया, तो ये आता है आपका एस्टेबुलेरिया, ये होता है एकल कोशिकीय वाला हरा शैवाल है, और इसे बोलते हैं पॉलियोफाइसेसी से संबंधित होता है। ये आकार में विशाल होता है और कोशिका जीव विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल के रूप में कार्य करता है। फियोफाइसी की अगर बात करें, फियोफाइसी बोला जाता है आपको भूरे शैवालों को, क्योंकि पीले भूरे रंग के रंग द्रव्य जैंथोफिल्स में प्रबल होते हैं। भूरे शैवाल ज़्यादातर समुद्र में होते हैं, वे तट के किनारे ठंडे पानी में पाए जाते हैं, वे या तो मुक्त तैरते हैं या आधार से जुड़े हुए पाए जाते हैं। एक्टोकॉर्पस एक एपिफाइट है। प्यूकस चट्टानों से जुड़ा हुआ पाया जाता है, और सरक्सोम मुक्त अस्थायी भूरे शैवाल का एक उदाहरण देखने को मिलता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल की और यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो ये आपकी यूकैरियोटिक सेल, इसमें क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आपके डीएनए। इसके अलावा जो आपको देखने को मिलता है, जो जिसमें ये सारे ऑर्गेनल्स आपके तैरते हैं उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अलावा आपको दिखेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरीके का होता है, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ, ठीक है ना। एक लाइजोसोम्स होता है, ठीक है ना। राइबोसोम भी इसमें प्रेजेंट होता है। जो क्या करेगा आपका राइबोसोम जो होता है वो किसका, प्रोटीन से बोल सकते हैं, प्रोटीन के निर्माण में काम करता है। सुसाइडल बैग किसे बोला जाता है, लाइजोसोम को बोला जाता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में खुद क्या पाया जाता है, आपका न्यूक्लियस पाया जाता है, और एक गोल्जी अपरेटस आपको देखने को मिलेगा यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करें जो आपकी होती है, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जैसे ये बैक्टीरिया, इसमें फ्लैजेला देखने को मिलता है, आपको पूंछ टाइप के देखने को मिलती है, बाहर से कैप्सूल होता है, कैप्सूल के बाहर से आपका लगा होता है क्या, पाइलस टाइप के ये बोल सकते हैं, जो सेंसिटिव बोल सकते हैं। ये सेक्शन पॉइंट या सक्शन पॉइंट लगे होते हैं। इसके अंदर आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा, जो बोल सकते हैं जीव द्रव्य होता है। राइबोसोम भी देखने को मिलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है आपकी बाहर की तरफ से। सेल वॉल देख लीजिए, सबसे बाहर जो होता है कैप्सूल होता है, उसके अंदर सेल वॉल होती है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और न्यूक्लियोइड्स यानी डीएनए मौजूद है। पर याद रखना, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है ना। अब देखो, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर दी थी, डीएनए लाइक थ्रेड, इस बोल सकते हैं डीएनए जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल देखने को मिलती है। अब जब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उसमें मेन हम दो पढ़ते हैं, एक एनिमल सेल पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं प्लांट सेल। दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे प्लांट जो एनिमल सेल है उसमें लाइजोसोम क्या होता है, अलग होता है, मतलब ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। और अगर प्लांट सेल की बात करें तो उसमें आपका क्या देखने को मिलता है, कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आपका एनिमल सेल में देखने को मिलती है। जैसे सेल वॉल होती है, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं मिलती। उसके अलावा आपके जो वैक्यूल्स होता है काफ़ी बड़ा होता है, बजाय किसके, जो आपका एनिमल सेल में पाया जाता है। और एक चीज़ और आपने याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। अच्छा, ये देख लीजिए, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसे सबसे ज़्यादा माना जाता है, जो रॉबर्ट एचविटकर ने दिया था, ठीक है ना। तो उन्होंने दिया था, तो उन्होंने 5 में बदला था। तो एक होते हैं आपके क्या, प्रोकैरियोट, जिसमें आपका बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। साइनोबैक्टीरिया में होता है ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे बोला जाता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया। नाइट्रिक बोल सकते हैं, नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, मोटाइल और नॉन मोटाइल चीज़ें इसमें आ जाती हैं। प्रोटिस्टा जिसे बोला जाता है, यहाँ पे प्रोटोक्लिस्टा लिखा हुआ है, प्रोटिस्टा बोल सकते हैं आप। तो इसमें कुछ जैसे फंगस इंक्लूड, जैसे कुछ आ जाते हैं आपके, जैसे एल्गी वगैरह आ जाती हैं, प्रोटोजोआ, स्लाइम, माउल्ट्स, ये सारे आ जाते हैं आपके। ये सारे यूकैरियोट में आते हैं। यूकैरियोट जैसे मैंने, प्रोकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। प्रोटिस्टा आ जाता है, फंगस आ जाती है आपकी, फंजाई आ जाती है। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, फूड डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्लांटी आते हैं आपके, ऑटोट्रॉपिक और नॉन मोटाइल होते हैं। एनिमेलिया आता है आपका, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, नॉन मोटाइल आपको देखने मिल सकता है, मोटाइल दोनों तरीके से देखने मिल सकते हैं। और एक वायरस होता है, ना ही ये प्रोकैरियोट होता है ना ही यूकैरियोट होता है, ये नॉन सेलुलर होता है। और ये बोल सकते हैं आपका क्या, कनेक्टिंग लिंक होता है लिविंग और नॉन लिविंग में। मतलब जब ये किसी निर्जीव चीज़ पे होता है तो आपका निर्जीवी माना जाता है, जब किसी सजीव चीज़ पे आ जाए तो सजीव हो जाता है वायरस, ठीक है ना। तो वायरस काफ़ी छोटे होते हैं, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। मच्छर, तितली, दीमक, तिलचट्टा, कीट और टिड्डा इस सूची में इनमें से कौन सा एक अन्य से भिन्न है। रीजनिंग में आ सकता है क्वेश्चन। तो इनमें से अगर देखें तो मच्छर उड़ता है, तितली उड़ती है, तिलचट्टा भी उड़ जाता है, कीट कई सारे उड़ जाते हैं, टिड्डे भी उड़ जाते हैं। इसमें से दीमक है जो दीमक उड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो यही बस कारण है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह नग्न बीज यानी जो आपका क्या होता है, नेकेड सीड्स पैदा करता है। तो इन्हें बोलते हैं जिम्नोस्पर्म या अनावर्त बीजी कहा जाता है। और आवर्त बीजी कहा जाता है जो क्या होता है, कोटेड सीड होती हैं आपकी, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं इनके बारे में।
यहाँ पर देख लीजिए अनावर्ती बीजी के एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे अनावर्ती बीजी फूल और फल दोनों नहीं होते हैं, और क्या होते हैं आपके नग्न बीज होते हैं, उन्हें एक अंडाशय शैली और कलंक में विभेदित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कलंक मौजूद नहीं होता, वे सीधे हवा से परागित हो जाते हैं। अनावर्त बीजी के उदाहरण है साइकस, पाइनस, सेंट्रस, पीसिया और जूनिफेरस, ये आपने याद रख लेना है। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखो प्लांट किंगडम की जब बात करते हैं तो उसमें दो आते हैं, एक क्रिप्टोगेमी आते हैं, एक आते हैं फेंड्रोगेमी। क्रिप्टोगेमी में तीन आते हैं, एक आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और फेंड्रोगेमी में आते हैं जिम्नोस्पर्म, जिनमें नेकेड सीड्स होती हैं। ये फेंड्रोगेमी में क्या होते हैं, सीड्स होती हैं आपकी, इसमें होती हैं नेकेड सीड्स और इसमें होती हैं आपकी क्या कोटेड सीड। अब इसमें दो आते हैं, मोनोकोट्स आते हैं, डाइकोट्स आते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री आते हैं। थैलोफाइटा जो होता है आपका, उसमें एल्गी, फंगस और लाइकेंस, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे जान लेते हैं, यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है। जैसे किंगडम प्लांटी में अगर देखें, थैलोफाइटा की बात करें, कोई स्टेम नहीं होती, रूट नहीं होती, मतलब कोई पर्टिकुलर एक सेफ नहीं होता, ठीक है ना, स्टेम नहीं है, रूट नहीं है, ना ही तना है, ना ही क्या है, जड़ें हैं, कुछ नहीं होता, उन्हें क्या बोला जाता है, आपका थैलोफाइटा बोला जाता है। उसके बाद होता है कि ये आपकी डिफ्रेंशिएट होती नहीं बॉडी। उसके बाद कुछ डिफ्रेंशिएट बॉडी होते हैं पार्ट, जिसमें कुछ आते हैं नॉन वस्कुलर आते हैं, कुछ आते हैं वस्कुलर प्लांट। नॉन वस्कुलर में आ जाता है जैसे आपका ब्रायोफाइटा, नॉन वस्कुलर है। और वहीं अगर बात करें वस्कुलर प्लांट की, तो उसमें आते हैं जिनमें सीड्स नहीं होती है, और एक होती है जिनमें सीड्स होती है, डोंट हैव सीड्स, तो आता है टेरिडोफाइटा, जिनमें सीड्स नहीं होती है। और उसके बाद आते हैं जो प्रोड्यूस सीड, उन्हें बोलते हैं फेंड्रोगेम्स। उसमें आते हैं नेकेड सीड्स में आते हैं जिम्नोस्पर्म्स, और बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट जो होती हैं आपकी, कोटेड सीड जो होती है उन्हें एंजियोस्पर्म बोलते हैं, उसमें भी डाइकोट्स और मोनोकोट्स आ जाते हैं आपके, ठीक है ना। तो एल्गी के कुछ एग्जांपल हैं, ब्रायोफाइटा में आपका लिवरवॉर्ट आ जाता है, मोजेस आ जाता है आपका। एल्गी में देख लेना तो यहाँ पे क्लोरोफाइकी, फियोफाइकी, रोडोफाइकी आ जाता है आपका। क्लोरोफाइकी का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। फियोफाइकी का कैसा होता है, ब्राउन होता है। रोडोफाइकी का कलर आपका रेड होता है। ब्रायोफाइट्स में आपका लिवरवॉर्ट एग्जाम्पल है, मोजेस आपका एग्जाम्पल है। टेडोफाइट्स में आता है आपका कौन सा, सिलोफाइटा, लाइकोफाइटा और स्पेनोफाइटा, ये तीनों आ जाते हैं आपके। जिम्नोस्पर्म में आता है आपका टेडोफाइट्स, ठीक है ना, टैडोफाइट्स, सॉरी जिम्नोस्पर्म, ये टैडोफाइट्स, तो टैडोफाइट्स में आते हैं। जिम्नोस्पर्म में जैसे आपके आ जाते हैं कौन से, साइकेडेल्स आ जाता है आपका, जैसे साइकस, पाइनस, ये सारे पेड़ आ जाते हैं आपके, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म में आपके डाइकोट्स, मोनोकोट्स आ जाते हैं। मोनोकोट्स में आपका आ जाता है एक बीजपत्री, ग्रासेस, सीरियल्स, ये आ जाती है। डाइकोट्स में आपको मस्टर्ड, सनफ्लावर, ईटीसी आ जाता है, ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, गलत कथन चुनना है, ठीक है ना। तो लिखा, पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है। और अपने छोटे बच्चों को सेते हैं, मतलब जब अंडे होते हैं वो सेते हैं गर्म रखने के लिए, तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही हो जाता है। विभिन्न पक्षी विभिन्न स्थानों पर घोंसले का निर्माण करते हैं, कुछ जमीनी स्तर पर करते हैं, कुछ ऊंचे वृक्षों पर करते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। बड़े जो पक्षी होते हैं ज़्यादा उड़ नहीं सकते, वो जमीन स्तर पर करते हैं। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं ऊंचे वृक्षों पर करते हैं। कौवा पेड़ पर अपना घोंसला कम ऊंचाई पर बनाता है, नहीं कम ऊंचाई पर नहीं बनाता, क्योंकि कौवा एक बड़ी उड़ान भरने वाला क्या है आपका, बोल सकते हैं पक्षी है। तो ये कम ऊंचाई पे नहीं बल्कि अधिक ऊंचाई पर अपने घोंसले को रखता है। याद रखना, कौवा घोंसला बनाता है, कोयल नहीं बनाती। कोयल जो बर्ड होती है, अपने जो अंडे होती है वो कौवे के बोल सकते हैं घोंसले में डाल देती है। ये गलत हो जाता है। विभिन्न पक्षी अपने घोंसले के निर्माण के लिए विभिन्न तकनीकों और विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। ट्रू हो जाता है, ठीक है ना। तो आंसर जो गलत होगा वो थर्ड होगा, ओनली थर्ड। पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ, पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण करते हैं और अपने छोटे बच्चों को सेते हैं। सभी पक्षी घोंसले का निर्माण नहीं करते हैं। कोयल जो होती है, कोयल बर्ड नहीं करती। वो क्या करती थी, अपने अंडे कहाँ दे देती है, कौवे के घोंसले में डाल देती है। विभिन्न पक्षी विभिन्न स्थानों, कुछ जमीनी स्तर पर, कुछ ऊंचे वृक्षों पर घोंसले का निर्माण करते हैं। विभिन्न पक्षी अपना घोंसले के निर्माण के लिए विभिन्न तकनीक और विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करते हैं। कौवा एक पेड़ की ऊंचाई पर सामग्री के सभी प्रकार के साथ अपना घोंसला बनाता है। पक्षी अपने अंडे देने और अपने छोटे बच्चों को सेने के लिए घोंसले का निर्माण करते हैं, तो ये सही है। विभिन्न पक्षी विभिन्न स्थानों पर घोंसले का निर्माण करते हैं, कुछ जमीनी स्तर पर, कुछ ऊंचे वृक्षों पर, ये भी सही है। कौवा पेड़ पर अपना घोंसला कम ऊंचाई पर नहीं बनाता है, ये आपने याद रखना है। ये सारा हो गया आपका, ठीक है ना। अच्छा, डव हो गया, कैक्टस के पौधे या मेहंदी के बाड़े के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है डव पक्षी। गोरैया के और कबूतर की बात करें, अलमारी के ऊपर, शीशे के पीछे, किनारे पर, कहीं पर भी अपना घोंसला बना सकते हैं, ठीक है ना। किसी घर के अंदर भी बना सकते हैं। आपने देखा होगा बारबेट या कॉपर स्मिथ जो होता है पक्षी, एक पेड़ के तने में एक छेद पे अपना घोंसला बनाता है। दर्जन पक्षी एक झाड़ी पर दो पत्तियों के साथ सिलाई करके अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी तेज चोंच का उपयोग करता है। यह अपने द्वारा बनाई गई पत्ती की तह पर अंडे देती है। सनबर्ड की अगर बात करें, घोंसला बनाता है और एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटका हुआ रहता है। रॉबिन पक्षी की अगर बात करें, अपना घोंसला मुलायम टहनियों, जड़ों और ऊन बालों और रुई के साथ जमीनी स्तर पर, पेड़ की निचली शाखों और कभी कभी शीर्ष पर भी बना लेते हैं। अच्छा, अब दो होते हैं, एक होते हैं वीवीपोरस। वीवीपोरस उन्हें बोलते हैं जो अंडे देते हैं। पेपर में पूछा गया था पिछली बार जो आपका फॉरेस्टर का एग्ज़ाम था, तो जो एग लेइंग जो आपके देखने में मिलते हैं वो होते हैं आपके ओविपोरस एनिमल जो होते हैं आपके, या पक्षी बोल सकते हैं। और जो आपका
बर्थ यानी कि बच्चे जन्मते हैं उन्हें विविपोरस कहा जाता है। अच्छा, निम्न में से कौन द्विबीजपत्री पौधे की विशेषता नहीं है? अभी तो बताया था, जो आपके डाइकोट्स होते हैं ना, उसमें क्या होती है आपके डाइकोट्स में जो देखने को मिलती है, तो जड़ की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, जो आपकी क्या होती है, एक बोल सकते हैं जो जड़ होती है वो आपको कैसे देखने मिलती है, वो आपको देखने को मिलती है कि उसमें एक मुख्य जड़ होती है, क्या होती है, मेन रूट होता है आपका। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो सही है। सिरा को ढकना बिल्कुल सही है। रेटिकुलेट वेन्यूएशन भी होता है आपका। रेशेदार जड़ें नहीं, रेशेदार जड़ें नहीं होती, रेशेदार जड़ें आपके देखने को मिलती हैं किसमें, मोनोकोट में, मोनोकोट में। अभी बताई थी मैंने फोटो, फिर से दिखा दूंगा आपको। तो लिखा रेशेदार जड़ें द्विबीजपत्री पौधे की विशेषता नहीं है। द्विबीजपत्री पौधों को डाइकोट कहा जाता है और वह एंजियोस्पर्म फूल वाले पौधे होते हैं। एंजियोस्पर्म जैसे मैं बताया था, एक होता है आपको कौन सा, जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म होते हैं जिनमें फूल और पौधे फूल और फल दोनों लगते हैं। कैसी कोटेड सीड होती है आपकी, ढकी हुई। और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनमें क्या होते हैं आपके कि उनमें नेकेड सीड होती है, नग्न अवस्था में पाई जाती है, फूल और फल नहीं होते। इसकी जड़ें मूलक से विकसित होती हैं और बीज में दो बीज पत्र या भुन्ने पत्तियां देखने को मिलती हैं। उनकी पत्तियों में जालीदार सिरापरक होता है और एक पंचम और चतुष्कोणीय फूल लगा होता है। अभी बता दूंगा आपको, ठीक है ना। इसमें आपके डाइकोट्स में कौन कौन से आ जाते हैं, सरसों, करेला, तरबूज, बैंगन, सेब, आम, इमली आ जाते हैं। अब देखो कुछ अंतर है, एक बीज पत्र या द्विबीज पत्र की बात करें तो एकल बीज पत्र होता है, इसमें दो बीज पत्र होते हैं। रेशेदार जड़ होती है एक बीज पत्री में, इसमें टैप रूट होता है, सिंगल रूट होता है आपका। पत्तियों में समानांतर सिराएं होती हैं। समानांतर मतलब इस तरीके से, समानांतर इस तरीके से। और जालीदार कैसे, जैसे हम पत्तियां बनाते हैं वो द्विबीजपत्री की बनाते हैं हम ऐसे, ये द्विबीजपत्री की कंडीशन है, ठीक है ना, डाइकोट्स की। एग्जाम्पल गेहूं, मक्का, बांस, केला, ये एक बीजपत्री में आते हैं आपके। और द्विबीजपत्री में आते हैं सेब, नाशपाती, समागम घास, जो पार्थिनियम ग्रास जिसे बोला जाता है वो आ जाते हैं। क्लियर बात समझ में आई? पत्ती सिरा एक पत्ती में सिराओं द्वारा बनाई गई डिजाइन है। यदि किसी पत्ती की सिराओं द्वारा बनाई गई आकृति एक दूसरे के समानांतर हो तो वह समांतर सिराएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए मक्का, घास, गेहूं इनमें देखने को मिलती है। जालीदार सिरा विन्यास एक प्रकार का सिरापरक डिजाइन है जो मध्य रिब के दोनों किनारों पर जाल जैसा दिखाई देता है, जैसे गुलाब, धनिया, ओक, पता लग जाता है अगर इस तरीके की देखो पैलर विनेशन देखने को मिलती है। विनेशन मतलब जैसे वीन्स होती है ना, नसें होती है हमारे शरीर में, ठीक है ना, सिराएं वैसे देखने को मिलती हैं। तो ये आपका कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपका देखने को मिलता है आपका खासकर जो होता है आपके मोनोकोट्स होते हैं। और रेटिकुलेट जो होता है आपका जैसे अलग अलग जगह जा रही होती है इस तरीके से, ये तो सीधा है बिल्कुल ऐसे, तो ये होता है रेटिकुलेट वेनेशन। मोनोकोट्स की अगर बात करें, वन कॉटलीडॉन होता है, मतलब एक बीज पत्र होता है, एक बीज पत्र देखने को मिलता है। डाइकोट्स में टू कॉटलीडॉन्स होते हैं, द्विबीज पत्र देखने को मिलता है। जो फ्लावर होते हैं मोनोकोट्स के वो 3 के पार्ट्स में होते हैं, 3 के पेयर में होते हैं, जबकि डाइकोट्स में ये 4 और 5 के उसमें होते हैं। वीन्स अगर लीफ की बात करें, पत्तियों की बात करें, तो मोनोकोट्स में कैसे होती हैं आपकी पैरेलल होती हैं, जबकि डाइकोट्स में आपकी नेट लाइक वीन्स देखने को मिलती हैं। पॉलन ग्रेन्स हैज़ वन पोर्स ऑफ द फॉरो, एक ही आपका पोर या फॉरो होगा, एक छेद होता है। और इनमें आपको 3 पोर्स फॉरो देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है ना। वस्कुलर जो बंडल्स होते हैं, जो स्टेम होती है उसका इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है पॉइंटेड। और जो यहाँ पर देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है कि साइड ऑन पॉइंट होता है, बीच में नहीं होता। जैसे यहाँ पर सभी जगह है, यहाँ पर क्या होता है सभी जगह नहीं होता, बिल्कुल बीच में नहीं होता, बल्कि क्या होता है साइड ऑन में होते हैं आपके, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। लिखा अरेंज इन अ रिंग, ये होता है ग्राउंड टिश्यू टाइप का। वही है बता दिया, टैप रूट तो डाइकोट्स होते हैं और फाइब्रस रूट में आपको देखने को मिलता है तो वो कौन से होते हैं, मोनोकोट्स होते हैं आपके। जिनमें से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता? हिरन करता है, गाय करती है, सुअर नहीं करता, ठीक है ना, भैंस कर देती है। तो लिखा हुआ बिना जुगाली करने वाले जंतु ऐसे जंतु जिनके पेट में एक खंड होता है, याद रखना, जिनके पेट में 2 खंड होते हैं ना वो जुगाली कर सकते हैं। एक बार वो गल्फ कर देते हैं, मतलब पूरा ले लेते हैं। जैसा आपने गांव में देखा होगा या किसी के पास अगर भैंस गाय है तो वो क्या करते हैं, एक बार घास को खा लेते हैं, फिर उनका जो बोल सकते हैं जो पेट होता है वो 2 सेपरेट पार्ट में बटा हुआ रहता है। तो एक से वो क्या करते हैं ऊपर निकाल के वहाँ पे क्या कर देते हैं, रख देते हैं, ताकि उसे बाद में देखो एक बार में वो पूरा इनगल्फ कर देते हैं, पूरा ले लेते हैं अंदर। और बाद में धीरे धीरे करके जब घास नहीं होती बैठ के आराम से वो क्या करते हैं उसको बाहर निकाल कर दूसरे जो बोल सकते हैं सेपरेट पार्ट में क्या कर देते हैं, वहाँ पर जुगाली करना स्टार्ट कर देते हैं। ये थोड़ा दिमाग में रखना। और जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं उनके मुंह से निकलती मीथेन गैस, याद रखना, जो ग्रीन हाउस गैस है। तो एक खंड वाले कौन कौन होते हैं? सूकर होता है, कुकुट होता है, घोड़े होते हैं, कुत्ते होते हैं, सुअर, सूकर को ही बोलते हैं, बिल्लियाँ, मानव, ये सारे हम वन सेपरेट हमारा क्या होता है, स्टमक जो होता है एक एक पार्ट में होता है। अच्छा, बिना जुगाली करने वाला पोषण इन जंतुओं के आहार को दिखता है क्योंकि उनके पाचन, विकास और प्रदर्शन समग्र स्वास्थ्य से संबंधित है। जुगाली करने वाले खुर वाले, शाकाहारी, चरने वाले या चारण स्तनधारी होते हैं जो पौधों पर आधारित भोजन से पोषक तत्वों को पाचन से पहले एक विशेष पेट में किण्वित करके मुख्य रूप से माइक्रोबियल क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, बार बार चबाते हैं, ठीक है ना। उपसमोज रोमेंटेनिया जो आपका आता है, ऑर्डर ऑर्टियोडेक्टिला
टाइला का कोई भी स्तनपायी जिसमें पॉर्नहॉर्न, जिराफ, ऑक्टोपस, हिरन, सेवरोटिन, मवेशी, मिर्ग, भेड़, बकरियां, भैंस, गाय, ये सारे आ जाते हैं। अधिकांश जुगाली करने वाले जो आपके क्या होते हैं जानवर होते हैं वो चार कक्षीय पेट और दो अंगूठे वाले पैर के होते हैं, याद रखना उनका पेट चार कक्षीय होता है, ठीक है ना। अच्छा तो देख लो, ये जैसे गाय है आपका, तो ये गाय का क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा, ये लीवर है उसका, ये उसका हार्ट है, ये एसोफेगस पाइप है आपका, ठीक है ना, फूड पाइप है, ये आपको देखने को मिलेगा, ये स्टमक है उसका जो चार भागों में बंटा हुआ रहता है, ये आपकी उसकी आंतें हैं, ये थोड़ा अपने दिमाग में रखना है, ये स्प्लीन है उसकी। अच्छा, शाकाहारी को पचाने के लिए, शाकाहार को या बोल सकते हैं घास वगैरह को पचाने के लिए छोटी आंत के बड़े होने की आवश्यकता होती है। सही बात है। हमारा या हमारी बात कर लो कि अगर इंसान, अगर मनुष्य की बात की जाए तो छोटी आंत, ठीक है ना, साइज़ में लंबी होती है, याद रखना, अंदर की तरफ होती है, और जो बड़ी आंत होती है बाहर की तरफ होती है। बड़ी आंत जो होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, बड़ी आंत जो होती है, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है आपका जितना भी आपका क्या होता है वाटर एब्जॉर्प्शन है, वो उसका काम है। पर फूड एब्जॉर्प्शन का काम किसका होता है, फाइनल जो बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन जो होता है, डाइजेशन जो होता है, वो छोटी आंत ही करती है। तो आवश्यकता होती है किसकी, तो शाकाहार को पचाने के लिए सेलुलोज की जरूरत होती है, कोशिका रस जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, लिखा हुआ है शाकाहारी जीवों को सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, याद रखना। जैसे भैंस, बकरी, गाय, इनकी बड़ी होती है छोटी आंत, ठीक है ना, लंबी होती है, सॉरी। और जो ये बोल सकते हैं जो आपका क्या खाते हैं मांस वगैरह खाते हैं, जो आपके शेर हो गया, ठीक है ना, तो इनकी आंतें कैसी होती हैं, छोटी होती हैं, याद रखना, साइज़ में छोटी होती हैं, लंबी नहीं होती, छोटी होती हैं। तो लिखा हुआ सब्जियां खाते हैं और सेलुलोज और फाइबर से बने होते हैं, जिन्हें पचाना क्या होता है, मुश्किल होता है। हमारे पास भी एक बोल सकते हैं आप वेस्टिजियल ऑर्गन ही है, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है आपका, तो उसे बोलते हैं आपका यार दिमाग से निकल गया मेरे, लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, एक पॉइंट की तरफ लगा होता है, एक तरफ तो रेक्टम होता है और एक तरफ आपको देखने को मिलता है वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका काम नहीं है, पहले इस्तेमाल होता था पहले, क्योंकि इंसान कच्चा मांस खा देता था, कच्ची सब्जियां खा लेता था, तब उसका इस्तेमाल होता था। तो बोल सकते हैं यार क्या होता है पेट में, समझ में नहीं आ रहा यार क्या था वो, अरे दिमाग में नहीं आ रहा है अभी, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। अतः शाकाहारियों को कोशिका रस सेलुलोज के पूर्ण पाचन के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। शाकाहारियों की तुलना में मांसाहारी कम मात्रा में भोजन करते हैं, इसलिए उनका भोजन पचाने में आसान होता है, ठीक है ना, इसलिए उनकी आंत छोटी होती है। प्रोटीन की अगर बात करें, प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है, इसकी जरूरत होती है। प्रोटीन विशाल जटिल अणु होते हैं जो सभी जीवित जीवों में विद्यमान होते हैं। प्रोटीन सैकड़ों या हजारों एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं, लंबी श्रृंखलाओं में एक दूसरे से जुड़ते हैं। शरीर के ऊतकों और अंगों के कार्य और नियमन के लिए प्रोटीन की क्या होती है, आपकी आवश्यकता होती है, थोड़ा दिमाग में रखना। वसा की बात करें, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तरह एक प्रकार का पोषक तत्व है। वसा मुख्य रूप से जो फैट्स बोलते हैं, लिपिड्स इन्हें बोला जाता है, सब्जियों, बादाम, बीज और मछली आदि में पाया जाता है। विटामिन की अगर बात करें तो ये होता है, ये आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो किसी जीव के विकास के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। ये माइक्रो न्यूट्रेंट है आपका, कम मात्रा में हमें ज़रूरत होती है। फैट जो होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मतलब पर ग्राम 9 कैलोरी आपको एनर्जी देगा कौन, फैट्स, वसा। अल्कोहल की बात करें 7 कैलोरी पर ग्राम के आसपास देता है, पर ये याद रखना इसेंशियल एलिमेंट नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं होती हमारे शरीर को। प्रोटीन की बात करें 4 कैलोरी के पर ग्राम के हिसाब से आपको एनर्जी देता है। स्टार्च, अगर कार्बोहाइड्रेट्स में बात करें, दो फॉर्म होती है, स्टार्च फॉर्म होती है, जैसे आलू में भी स्टार्च पाया जाता है, गेहूं में भी स्टार्च पाया जाता है, जो उसको कैसे बनाता है, थोड़ा सा कैसे बनाता है, ग्लूटिंग जैसे बोलते हैं, च्युइंगम टाइप का। तो स्टार्च उस तरीके का होता है, एक दूसरे रेशियो को जोड़ता है, ये भी 4 कैलोरी के आसपास पकड़ता है। और शुगर की अगर बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स की, तो 4 कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो बोल सकता है एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो फैट करता है। अब देखो, हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स की जब जरूरत होती है तो एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट जिनकी ज़्यादा मात्रा में जरूरत होती है, और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स, फैट्स हो गया, और प्रोटीन हो गई, अधिक मात्रा में आपको जरूरत होती है। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कम मात्रा में होते हैं उनमें विटामिन आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, फाइटोकेमिकल और फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपके आ जाते हैं। अच्छा, निम्न में से किस वर्ग से संबंधित जीवों को चार कक्षीय हृदय, एक तो मनुष्य में भी होता है, और एव्स जो होती हैं आपकी, ये आवेश नहीं है, एव्स लिखना पड़ता है, एव्स लिख लेना आप, ऐसे लिख देना एव्स, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है एव्स। तो एव्स होते हैं जो पक्षी वर्ग होता है, उसमें भी चार कक्षीय हृदय आपका पाया जाता है, ठीक है ना। तो लिखा है एव्स वर्ग में चार कक्षीय हृदय होता है। पक्षियों को गर्म रक्त वाले जानवरों में के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मनुष्य भी गर्म रक्त में आता है आपका, ठीक है ना। हमारा जो ब्लड होता है कैसा होता है, हमें बोलते हैं हॉट ब्लड होता है हमारे अंदर। जो अब देखो, एक ठंडा होता है, ठंडे खून वाले होते हैं। ठंडे खून वाले क्या करते हैं, अपने आप को कहीं भी ढाल सकते हैं पानी के अंदर, ये सारी चीज़ जो एम्फीबियंस होते हैं आपके, ठीक है ना, मगरमच्छ वगैरह, इनका ठंडा खून होता है।
पंख इन जानवरों में फोरलिप्स का आकार लेते हैं। अच्छी तरह से विकसित उड़ान की मांसपेशी उनके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यह उड़ान पेशी एप्स को उड़ान में क्या करती है, मदद करती है। इन जानवरों के पैरों में एपिडर्मल स्केल होते हैं। वायु के प्रतिरोध को एप्स के स्पिंडल के आकार के शरीर द्वारा कम किया जाता है। ऐसा होता है ना, चिड़िया का आकार ऐसा होता है, अगर आप देखेंगे इस तरीके से होता है। ये पंख होता है, इस तरीके से पंख होता है, मतलब इसी उस पर तो हमने क्या बनाया था, अपने एरोप्लेन बना रखे इसी डिज़ाइन पे। पंखों द्वारा गर्मी के नुकसान को रोका जाता है। पंख हवा को मार्ग प्रदान करके वायु घर्षण को भी कम करता है। तेल ग्रंथि इन जानवरों में मौजूद एकमात्र त्वचा ग्रंथि होती है। मछलियाँ पाइसेस वर्ग में आती हैं, ये आपने याद रखना है। और जो हृदय होता है, जो हार्ट होता है, वो 2 कक्षीय होता है। एक आर्टरी बोलते हैं, सॉरी, एक आर्टिकल और एक आपका वेंट्रिकल होता है आपका, ठीक है ना। उभयचर जिनकी बात करते हैं, एम्फीबियन और जो रेप्टाइल्स होते हैं, उनमें 3 कक्षक हृदय आपको देखने को मिलता है। तो देखो, मेंढक में होता है 3 कक्षक, चिड़िया में होता है 4, मछली में होता है 2 और कॉकरोच में 13 होते हैं आपके, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ जैसे मेंढक 3, सांप 3, घड़ियाल 3, मनुष्य 4, चमगादड़ 4, कंगारू 4, चिड़िया 4, मछली के 2 होते हैं, शार्क के भी 2 होते हैं, मधुमक्खी के 5 होते हैं और कॉकरोच के 13 देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है ना। तो ये होते हैं आपके 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये आप लिख सकते हैं। 2 वेंट्रिकल और एक आपको बोल सकते हैं एट्रियम देखने को मिलता है, एट्रियम बोलते हैं। और अगर 4 चैम्बर्ड की बात करें जैसे हमारे पे होता है, तो उसमें आपको 2 वेंट्रिकल और 2 एट्रियम देखने को मिलते हैं। एट्रियम ऊपर वाला भाग होता है और वेंट्रिकल नीचे वाला भाग होता है आपका। यह पौधा जो कीटों को पकड़ता है और खाता है, इसे बोलते हैं कस्काटा, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है कस्काटा बोल रहा हूँ यार, कस्काटा थोड़ी नहीं बोलते, कस्काटा तो अलग चीज़ है। पिचर प्लांट, कस्काटा नहीं, पिचर प्लांट, ठीक है ना। तो लिखा हुआ पिचर पौधों का एक समूह है जो कीट भक्षी होता है। जो जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें मांसाहारी जानवर कहते हैं। ऐसे पौधों को, अभी पौधों क्या करते हैं, नाइट्रोजन की इंटेक पूरी करते हैं अपने शरीर में, ठीक है ना, इसलिए खाते हैं उन जानवरों को, बोल सकते हैं उन कीटों को। पौधों में संशोधित पत्तियां होती हैं जिन्हें पिटफॉल ट्रैप के रूप में जाना जाता है। इन जालों में कीड़े आकर्षित हो जाते हैं और ये पिचर पौधे के पाचक रसों द्वारा पच जाते हैं। कस्काटा की अगर बात करें तो कुस्कुटेसी के परिवार से आता है। इसमें लगभग 200 प्रजातियां आपको देखने को मिलती है। एक परजीवी पौधा होता है, पैरासाइट है। भारत में इसे अमरबेल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे बोल सकते हैं पेड़ों पर ये क्या होता है आपका, आश्रित होता है कस्काटा, ठीक है ना। तो अमरबेल भी कहा जाता है, आपको याद आ गया होगा। तो अब पिचर प्लांट की बात करें, इस तरीके से दिखता है, इसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना, ढक्कन बंद हो जाता है। इस पौधे द्वारा पकड़े गए दुर्भाग्यशाली मेंढकों में से केवल छोटी मेंढक चप्पलें ही बची हैं। मेंढकों के पैरों की त्वचा की एकमात्र ऐसा हिस्सा है जिससे पौधा पचा नहीं पाता है। चप्पलें मतलब पाँव। वीनस फ्लाई ट्रैप आता है, ये तो आपने देखा ही होगा। वीनस फ्लाई ट्रैप की पत्तियां बंद हो जाती हैं यदि इसके छोटे बालों को एक बेखौफ बग द्वारा 2 बार ब्रश किया जाता है। पीला पिचर प्लांट आता है आपका। इस मांसाहारी पौधे की पत्तियां वर्षा जल से भर जाती हैं। कीड़े उड़ते हैं लेकिन वे बाहर नहीं उड़ पाते हैं, एक बार फंस जाते हैं तो फंस जाते हैं। कोबरा लिली, ये भी उसी प्रकार का है। पारभासी खिड़कियों से कीड़े भ्रमित हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि वे बच रहे हैं लेकिन वे वास्तव में अंदर ही अंदर गहरे उड़ रहे होते हैं, इनके अंदर चले जाते हैं। एक मक्खन आता है, मक्खन नाम से, बटर वॉट जैसे बोलते हैं। ब्रिसल्स में चिपचिपे बाल होते हैं जो कीड़ों को तब तक रोके रखते हैं जब तक कि पौधे के पाचक रस अपना काम नहीं कर लेते, मतलब उसे पचा नहीं लेते। मंकी कप आता है। कीट के लार्वा इन पौधों के कपों के अंदर पाए जाने वाले बचे हुए भोजन को खाते हैं। ऑस्ट्रेलिया सुंदर आता है आपका। प्यासे कीड़े पत्तियों पर बारिश की बूंदों की तरह दिखते हैं लेकिन पानी वास्तव में कीड़ों को फंसाने के लिए गोंद जैसा पदार्थ होता है। एक चिपचिपी स्थिति के बारे में ये बात करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मर जाते हैं। बिग फ्लोटिंग ब्लैडर वॉट आता है आपका। ये पौधे पानी में रहते हैं और अपने प्याले के आकार के पत्तों में छोटे जलीय जानवरों को फंसा लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।